हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। ये हमारा न्यूट्रिशन का पार्ट 2 है। यदि आप न्यूट्रिशन के पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रखा है। चलिए फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण को जानते हैं। इससे पहले हम लोग दो पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। पहला क्या, ऑटोट्रॉप, और दूसरा क्या है, हेटेरोट्रॉप, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोट्रॉप क्या हुए? ऑटो यानी स्वतः, खुद, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉप कहते हैं, जिसमें सारे पेड़ पौधे आते हैं। और पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो यही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑटोट्रॉप का पढ़ा था। अब हम लोग देखेंगे ऑटोट्रॉप में फोटोसिंथेसिस कैसे होते हैं। और दूसरा क्या है, हेटेरोट्रॉप, जिसमें जो है वो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। दूसरे यानी क्या, ऑटोट्रॉप पर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। तो कौन अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं? तो ह्यूमन, एनिमल, यानी जितने एनिमल किंगडम हैं वो सारे क्या होते हैं कि अपना भोजन नहीं बनाते, वो ऑटोट्रॉप पर ही निर्भर रहते हैं। तो चलिए अब लोग फोटोसिंथेसिस को पढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या हुए? यानी कि पेड़ पौधे जो है सन यानी सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में क्या करते हैं, ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स का यूज करते हुए अपना भोजन बनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसी डिफिनेशन में आप लोगों को पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा वाटर, तीसरा मिनरल्स और चौथा सनलाइट। ये सारी चीज प्रेजेंट होना जरूरी है। आगे बात करते हैं कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन वर्ड आते हैं, तो थोड़े से कार्बन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं। तो क्या, कार्बन जो होते हैं उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक। कौन कौन? कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब समस्थानिक यानी आइसोटॉप को थोड़ा सा समझते हैं। तो वैसे एलिमेंट्स जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, यानी परमाणु संख्या क्या होते हैं? सेम होते हैं। यानी कार्बन के जो सबके परमाणु संख्या कितने हैं? इसके भी 6 है, इसके भी 6 है, इसके भी 6 है। यानी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। यानी इसके द्रव्यमान होते हैं, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। इसको हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं आइसोटॉप्स को। तो देखिए, प्रेजेंट जो पीरियोडिक टेबल है, यानी कि प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल को हम लोग क्या करते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसको किसने दिया था? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोसले ने दिया था। और मोसले ने जो है पीरियोडिक टेबल यानी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट को रखा था, एलिमेंट यानी क्या, तत्व को जो रखा है वो किस तरह से रखा है? तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक यानी परमाणु संख्या के आधार पर मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सजाया है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है कार्बन के जो आइसोटॉप्स होते हैं वो सब एक ही प्लेस पे है, यानी एक ही स्थान पर है। इसलिए उसका एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, इसीलिए एक ही स्थान पर है। लेकिन तीनों का जो एटॉमिक मास होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा, वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। इन ऐसे एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, यानी परमाणु संख्या सेम और परमाणु द्रव्यमान अंतर हो, अलग हो, तो उसी को हम लोग आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कार्बनिक के जो है, अगर कोई पूछे कि हमारे जो नेचर में सबसे ज्यादा ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिसके सबसे ज्यादा कंपाउंड है, तो सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बन के हैं। कार्बन के जो है सबसे ज्यादा कंपाउंड, लगभग 5 लाख कंपाउंड कार्बन के अकेले हैं। आगे बात करते हैं कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप, सबसे प्योर जो होता है रूप, वो कौन सा है? तो वो डायमंड को कहते हैं, यानी हीरा। डायमंड इंग्लिश हुआ और हीरा हिंदी पर इसको कहते हैं। या तो हम लोगों ने कार्बन के बारे में बहुत सारी बातों कर लिया। अब आगे बात करते हैं वाटर्स और मिनरल्स के बारे में कि, और एक चीज, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कहां से लेते हैं? तो पत्तियों से लेते हैं। पेड़ पौधे पत्तियों की मदद से क्या करते हैं? वातावरण यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं।
अब आगे बात करते हैं वाटर्स और मिनरल्स, यानी पेड़ पौधे जो है पानी और खनिज जो है उसको कहाँ से लेते हैं, कहाँ से वो पाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक फिगर बनाया है जिसमें थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग बनाया है, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, रूट है और फ्रूट है, फ्लावर है और लीफ है, यानी फल, फूल, पत्ते और जड़, ये तीनों। अब देखिए यहाँ पर जो है प्लांट जो है वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेंगे, तो सबसे पहले तो वाटर मिनरल्स कहाँ होते हैं, तो मिट्टी में होते हैं, और मिट्टी में सबसे पहले कौन लगे होते हैं, तो रूट रहते हैं। तो प्लांट जो है वाटर मिनरल्स जो है रूट से ही लेते हैं, ठीक। अब रूट से जाएंगे कैसे, तो उस कैसे जाते हैं, पहले सबसे पहले रूट क्या करते हैं, वाटर मिनरल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं मिट्टी में जितने भी पानी है, मिनरल्स हैं, खनिज हैं। और किस प्रोसेस से जो है जड़ से तने की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर होते हैं कैपिलरी एक्शन, यानी केशिका द्वारा जो है यहाँ जो है पानी जो मिट्टी में रहते हैं वो तने की ओर आगे की ओर जाते हैं। और ये एग्जांपल आपको घर में भी देखने को मिलता होगा। कैसे, तो अभी तो हम लोग लाइट का यूज करते हैं, लेकिन पहले जो होते थे हम लोग क्या करते थे कि दिया या फिर क्या करते हैं लालटेन को यूज करते थे। तो दिया या लालटेन में जो होते थे तेल कहाँ होते थे, दिया और लालटेन में तेल कहाँ होते थे, नीचे होते थे, लेकिन उसका बत्ती ऐसे रहता था, जलता कहाँ पर था, यहाँ पर जलता था। तो यहाँ जो नीचे से तेल जो है वही कैपिलरी एक्शन द्वारा ही, केशिका द्वारा ही तेल जो है ऊपर की ओर आते थे। यही सब प्रोसेस जो है यहाँ पर भी होते हैं, पानी तो नीचे है लेकिन यही एक्शन द्वारा जो है ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक और क्वेश्चन, जैसे कि हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो के लिए क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी खून के प्रवाह के लिए जो होते हैं, मतलब कि ब्लड वेसल्स, यानी वेसल्स मतलब वाहिकाएं होती है। उसी तरह यहाँ पर भी जो है पानी और जल को फ्लो करने के लिए कौन है, तो पानी और जल को जो है जड़ से पत्तियों तक ले जाने के लिए, जड़ से पत्तियों तक, अब पत्तियों तक ही क्यों ले जाएगा उसको भी आगे बताएंगे। यानी कि जल तथा पत्तियों, जल तथा खनिज को प्लांट के पत्तियों तक ले जाने का किसका काम होता है, तो जाइलम का काम होता है। जाइलम जो एक टिश्यू है जो क्या करते हैं, जड़ से पानी और क्या करते हैं, मिनरल्स को जो है पत्तियों तक पहुंचाते हैं। अब बात आगे करते हैं, पत्तियों क्यों, क्योंकि पत्ती में ही भोजन बनते हैं। आपसे पूछा जाए जैसे हम लोगों के भोजन कहाँ बनते हैं, तो किचन में बनते हैं, रसोई घर में बनते हैं। उसी तरह प्लांट के जो लीफ होते हैं वो किचन हाउस होते हैं, रसोई घर होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है प्लांट का किचन हाउस, रसोई घर कहाँ होते हैं, तो वो लीफ में होते हैं। तो जाइलम का क्या काम हुआ कि जब खाना यहाँ बनेगा तो पानी भी तो वहीं ले जाना होगा, तो जो है जड़ से जो है पानी और मिनरल्स को यहाँ पर जो है ले जाया जा रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश के बारे में। तो सूर्य प्रकाश से पहले हम लोग जानते हैं सूर्य में जो एनर्जी उतना प्रोड्यूस होते हैं, कैसे होते हैं, तो सूर्य में एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन द्वारा जो है सूर्य में इतनी एनर्जी आते रहते हैं, ठीक ना। अब सूर्य में जो एनर्जी होते हैं वो किस तरह की एनर्जी है, ठीक, तो वो एनर्जी है रिन्यूएबल एनर्जी है। एनर्जी दो तरह के, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा और अनाभिकीय ऊर्जा। अब दोनों में अंतर समझ लेते हैं। वैसे एनर्जी, वैसे ऊर्जा जो क्या हो डे टू डे डेली बनते जा रहा है, यानी खत्म नहीं होगा वो कभी, उसको क्या कहते हैं, नाभिकीय रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। लेकिन ऐसा एनर्जी जो एक फिक्स हो, निश्चित एकदम अमाउंट हो, एकदम फिक्स अमाउंट हो, और वो अभी तो यूज कर रहे हैं लेकिन एक टाइम में वो खत्म हो जाएगा, वो बन नहीं रहा है अब, तो इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और नाभिकीय ऊर्जा। लेकिन सूर्य के प्रकाश जो होते हैं, सूर्य के में से जो एनर्जी मिलते हैं वो जो है वो पर डे बनते रहते हैं। किस प्रोसेस से, तो नाभिकीय फ्यूजन की प्रोसेस से। आगे बात करते हैं कि सूर्य में जो है कौन से रिएक्शन होते हैं जिस वजह से जो है ये एनर्जी बनते रहते हैं, तो वहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में जो है एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, बहुत अधिक एकदम जो है वहाँ हीट भी बहुत प्रोड्यूस होते हैं, बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, तो इस वजह से जो है वहाँ पर हमको मिलते हैं। तो यहाँ सन के बारे में समझ गए। तो और जो है पेड़ पौधे जो है सूर्य का प्रकाश क्या करते हैं, सवेरे सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में आते हैं, वहां से जो है प्लांट जो है पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश लेते हैं, ठीक।
अब आगे बात करते हैं कि अभी तो हम लोगों ने बोला कि सनलाइट रहने से ही जो है फोटोसिंथेसिस होते हैं। तो क्या अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? हाँ, होता है। जो दिन में फोटोसिंथेसिस होते हैं उसको प्राइमरी फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और तब क्या होते हैं, ग्लूकोज बनते हैं, ठीक ना। सनलाइट जब होते हैं यानी दिन के वक्त जो होते हैं वो प्राइमरी फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं, यानी क्या कहते हैं, प्रथम यानी पहला प्रकाश संश्लेषण हुआ और ग्लूकोज उस टाइम बनते हैं, ठीक ना। और जो रात में फोटोसिंथेसिस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी फोटोसिंथेसिस। उस समय क्या होते हैं, स्टार्च बनते हैं। क्या बनते हैं उस समय जो है वो स्टार्च बनते हैं। तो स्टार्च किस तरह बनते हैं, तो सवेरे जो फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो ग्लूकोज बनते हैं उसको इकट्ठा कर करके जो है प्लांट क्या करते हैं, उसको स्टार्च के रूप में और जो है स्टोर कर लेते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होते हैं तो उसमें किस एनर्जी से किस एनर्जी में बदलते हैं, किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में। उसमें क्या होते हैं, लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाते हैं, यानी प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाते हैं। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस होते हैं वो रेड और ब्लू कलर में होते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होते हैं, 7 में से जो रेड और ब्लू कलर हुए, लाल और जो नीला कलर होते हैं उसमें क्या होते हैं, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होते हैं। और सबसे कम फोटोसिंथेसिस किसमें होते हैं, ग्रीन और वायलेट कलर में होते हैं, ठीक ना। यानी ग्रीन यानी हरा और वायलेट में यानी बैंगनी कलर में जो है सबसे कम फोटोसिंथेसिस होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस तो हो रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा प्लांट है, कौन है जो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। हमारे नेचर में अगर हम लोग मान ले कि टोटल 100% फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं, उसमें से 90% जो फोटोसिंथेसिस होते हैं वो कौन करते हैं, तो वो अलगी शैवाल करते हैं, ठीक ना। शैवाल जो है 90% फोटोसिंथेसिस करते हैं, बाकी प्लांट जो है 10% ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। यानी इसको डिटेल थोड़ा समझाते हैं, करना क्या चाह रहे हैं कि जितने फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं उसमें 90% जो है अलगी फोटोसिंथेसिस करते हैं शैवाल, और 10% बाकी सब प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इसके स्टडी को यानी अलगी के स्टडी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक ना। अब आगे बात करते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस हुए तो क्या क्या मिलकर क्या बनाए और कितनी अमाउंट में हम लोग लिए उसको बात करते हैं। इसको थोड़ा सा और समझते हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि हम लोगों को भोजन बनाना है, पेड़ पौधे भी क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करके भोजन ही तो बना रहे हैं। तो हम लोग भी जैसे अपना भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाने के लिए क्या क्या हम लोग लेते हैं वो तो मालूम है कि ये भोजन बनाने के लिए ले रहे हैं प्लांट के लिए, लेकिन भोजन बनाने के लिए भी क्या होता है, कुछ फिक्स अमाउंट लेना पड़ता है। यानी ऐसा नहीं कि जो हमको दाल बनाना है तो 1 गिलास अगर चावल लिए तो या दाल बनाना है तो 1 गिलास अगर दाल लिए तो 1 गिलास नमक भी लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। नमक तो थोड़ा सा लिया जाता है। उसी तरह जो हम लोग देखेंगे कितना अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, कितना अमाउंट में जल लेंगे, क्या क्या लेंगे, तो वही। तो देखिए ये जो रिएक्शन देख रहे हैं ये ना, ये जो है फोटोसिंथेसिस के होते हैं। ये दोनों मिलते हैं सन के प्रोजेक्ट में और ये वो बनाते हैं। इसमें देखिए 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मोल लेंगे, और जल का कितना लेंगे यानी H2O का जो है 12 मोल लेंगे। उसके बाद सन का प्रेजेंट में क्या बना देते हैं, तो ग्लूकोज बनाते हैं। सन के प्रेजेंट में ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्या C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज बनाते हैं। और साथ में जो है जल और ऑक्सीजन भी बनते हैं, जल के भी 6 मोल और ऑक्सीजन के भी 6 मोल यहाँ पर बनते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है वो मैन तो यही है, यानी ग्लूकोज ही भोजन है पेड़ पौधों का। लेकिन जल और ऑक्सीजन पेड़ पौधों के लिए वेस्ट का काम हो जाता है, यानी भोजन बन गया बस, अब ये दोनों पेड़ पौधों के लिए वेस्ट हो जाते हैं। तो वेस्ट चीज को बाहर निकालने के लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस करके जो है जल और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसपायरेशन प्लांट के कहाँ होता है और क्यों होता है, तो प्लांट के लीफ में जो है ट्रांसपेरेंस होता है। लीफ में भी के कहा, तो स्टोमाटा यानी रंध्र में, यानी
पत्ते जो होते हैं उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। उसके थ्रू ही जो है ट्रांसपैरेशन वाष्पोत्सर्जन होता है, और जिसमें क्या होते हैं, प्लांट के जो है जितने भी वाटर और ऑक्सीजन जो है, जितने वाटर और ऑक्सीजन जो है उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर जो है लॉस करके आता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और एक चीज, जो ये ट्रांसपैरेशन यानी उत्सर्जन है, इसको मापा किस तरह से जाता है, तो फोटोमीटर द्वारा जो है प्लांट के ट्रांसपैरेशन को मापा जा सकता है। आगे बात करते हैं कि हमें जो भूख और प्यास लगता है वो उसको कंट्रोल कौन करता है, तो हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस ग्लैंड होते हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि होते हैं, वो जो है इसको जो है कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं कि हमें भूख लगा है, प्यास लगा है। और एक चीज, हमारे टेम्परेचर जो होता है, बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस जो है करते हैं। हम इसको पेड़ पौधे में नहीं बता रहे हैं, ह्यूमन अपने बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में बताए कि हाइपोथैलेमस जो है भूख और प्यास को कंट्रोल करता है, हमारे टेम्परेचर को भी वही कंट्रोल करता है। अब आगे बात करते हैं कि प्लांट में से तो बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट होते हैं, लगभग इंपॉर्टेंट 6-7 हार्मोन हैं, लेकिन अभी हम लोग जो है यहाँ पर जो है 2 हार्मोन के बारे में बात करेंगे, ऑक्सिन हार्मोन और साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में। ऑक्सिन हार्मोन क्या करते हैं, प्लांट के ग्रोथ को जो है कंट्रोल करते हैं, ठीक ना, यानी जिस प्लांट में ज्यादा ऑक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन होगा तो वो क्या होंगे, वो प्लांट ज्यादा ग्रोथ करेंगे, और जिसमें कम सेक्रेशन होगा वो प्लांट कम ग्रोथ करेंगे, ठीक है। आगे क्या है, साइटोकाइनिन हार्मोन। तो साइटोकाइनिन हार्मोन किस चीज का कंट्रोल करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का जो है कंट्रोल जो है साइटोकाइनिन हार्मोन करते हैं, ठीक ना। लेकिन साइटोकाइनिन के साथ एक प्रॉब्लम है, क्या, तो जब तक ऑक्सिन हार्मोन नहीं रहेगा तब तक जो है साइटोकाइनिन हार्मोन काम नहीं करता है, यानी ये जो है बहुत गहरा दोस्त है, यानी ये इसको अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है, यानी जब वो नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन ये देखिए दोस्त कैसा है, गद्दार दोस्त, ये तो अपना काम करता है, लेकिन ये दोस्त देखिए कि जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक साइटोकाइनिन काम ही नहीं करेगा। तो ये भी है, करता तो यही है, फोटोसिंथेसिस को रेट को जो है बढ़ाना है, बढ़ना है, कम करना है, कुछ भी करना है, वो यही करता है, लेकिन इसके ही प्रेजेंस में होना चाहिए, ठीक। अब आगे बात करते हैं कि अभी तो हमने ऑक्सीजन के बारे में जान लिया, तो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हार्मोन पाया जाता है, और वो कौन प्लांट है जो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ करते हैं, तो वो कौन है, तो वो बम्बू यानी बांस जो है सबसे ज्यादा तेजी से जो है ग्रोथ करते हैं, ठीक। आगे बात किया जाए तो यहाँ पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं कि सबसे बड़ा फूल और सबसे छोटा फूल किसका होता है, तो सबसे बड़ा फूल होता है वो रेफ्लेक्सिया का होता है, और सबसे छोटा फूल जो होता है वो उल्फिया का होता है। रेफ्लेक्सिया सबसे बड़ा फूल होता है, रेफ्लेक्सिया का सबसे बड़ा फूल होता है, और उल्फिया का सबसे छोटा फूल होता है, ठीक। अब एक और बात करते हैं, प्लांट के एज को किससे पता लगाया जाता है, तो प्लांट के एज को जो है एनुअल रिंग, वार्षिक विलय द्वारा पता लगाया जाता है। और वार्षिक विलय क्या हुआ, तो देखिए प्लांट में जो लकड़ी होते हैं, लकड़ी को अगर काटेंगे तो देखिए उसके बीच में ऐसे घुमा घुमा हुआ रहता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं एनुअल रिंग, वार्षिक विलय, उससे ही प्लांट के एज को काउंट किया जाता है, पता लगाया जाता है, ठीक ना। अब आगे बात करते हैं कि जितना भी वो रिंग होगा, जितना एक रिंग है तो 1 साल है, 2 रिंग है तो 2 साल है, 3 रिंग है तो 3 साल, यानी जितना एनुअल रिंग होंगे उतना ही प्लांट का एज होता है। और इसमें क्या है कि प्लांट के जो एज को पता लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी करते हैं, यानी एज को पता लगाते हैं, जो जिसमें जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। और आगे जो है 2 4 5 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, क्या है यहाँ पर, स्टडी ऑफ फ्लावर यानी फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। इंसेक्ट के अध्ययन, इंसेक्ट के स्टडी को क्या कहते हैं, तो एंटोमोलॉजी जो है इंसेक्ट के अध्ययन को कहा जाता है। फ्रूट यानी फल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पोमोलॉजी क्या होता है, फूल के अध्ययन को कहा जाता है। आगे सॉइल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पेडोलॉजी क्या होते हैं, सॉइल के स्टडी को कहा जाता है। आगे क्या है, बर्ड्स यानी पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कहते हैं ऑर्निथोलॉजी जो है बर्ड यानी पक्षी के अध्ययन को कहा जाता है।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई, आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। और आज के वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन तो जरूर प्रेस कीजिएगा। जाते जाते मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल में आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो चारों सब्जेक्ट जो है कवर कराए जाएंगे, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कराए जाएंगे। और बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसीलिए एकेएम क्लासेस की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।